अच्छा देखें, ये हम IGCSE का आज ये डेली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये ईयर है अक्टूबर नवंबर 2023 और वेरिएंट है 43 ना। ये IGCSE है, कुछ खास भी डिफरेंस होता नहीं है IGCSE और ओ लेवल से। पता है IGCSE में चीज़ें ज़रा कुछ शॉर्टर होती हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होती हैं। ओ लेवल में ज़रा आपको डिफाइन करना होता है, बट वही टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये एक्सटेंडेड है, कोर नहीं है, ठीक है। जो ओ लेवल्स है वो एक्सटेंडेड में होता है, यानी कि जो IGCSE एक्सटेंडेड है ना, वो ओ लेवल्स के बराबर होता है, ठीक है। एक होता है IGCSE कोर, उसमें बिल्कुल वो बेसिक्स होते हैं, वो ओ लेवल्स के बराबर होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दोनों में ही मिलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल क्या रहा है, गिव द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट गिव ब्लैक कलर इन अ फ्लेम टेस्ट। सही है, वो बोले कि कोई ऐसा सब्सटेंस बताओ, ये हिंद में से गिवन सब्सटेंस होता है जो कि फ्लेम टेस्ट में लिलैक कलर देता है, तो वो देता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लिलैक कलर देता है, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी ऑब्जर्वेशन। लिलैक कलर किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम यानी पोटेशियम आयोडाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई डैश फॉर्म्स अ क्लीन पीपीटी व्हेन इट्स aqueous solution react with the acidified सिल्वर नाइट्रेट। क्लोरीन देता है वाइट, ब्रोमीन देता है क्रीम, और आयोडीन देता है येलो, ठीक है। तो ये इसको याद रखो, ठीक है। तो ये क्या होगा? ब्रोमाइड आइंस होंगे। ब्रोमाइड आइंस कहाँ पे हैं? ये रहे, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। जब भी हमें किसी हेलोजन को आइडेंटिफाई करना हो ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, तो हम एसिडिफाइड AgNO3 डालते हैं, यानी एसिड में होता है HNO3 और उसके साथ AgNO3 डालते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ यस, ठीक है। HNO3 एसिड होता है, उसको हम बोलते हैं एसिडिफाइड, और उसके साथ हम डालते हैं AgNO3, ठीक है। अगर क्लोराइड आयन है तो वाइट कलर, ब्रोमाइड आयन है तो क्रीम, और आयोडीन है तो येलो। सही, तो ये क्या हो गया? सोडियम ब्रोमाइड आयन। देन उसके बाद बोले कि डैश इज एन एसिडिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे कौन सी है? सल्फर ऑक्साइड, यानी SO2। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। डैश इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे हमें देखो ये दिया हुआ है इथेन, ये तो एल्केन है। फिर दिया हुआ है प्रोपीन, तो एल्केन इथेन तो मेरा एल्केन है, प्रोपीन मेरा एल्कीन है, ठीक है। तो प्रोपीन। उसके बाद बोला है कि डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। सही है। ये जो है इनकम्प्लीट कंबशन, ये जो है वो प्रोडक्ट होता है फॉसिल फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन का। तो जब भी भैया हम किसी भी इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कंप्लीट कंबशन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा, CO। फिर उसके बाद बोल रहा है कि डैश इज यूज टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो यूज होता है, कॉपर कंपाउंड, ठीक है। लेकिन वो हाइड्रेटेड होता है, सॉरी एनहाइड्रेटेड, एनहाइड्रस यूज होते हैं, यानी कि आप एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट का वाटर में वो डालोगे तो वाटर की प्रेजेंस शो करता है, ठीक है। कलर चेंज कर देता है, दूसरे पिंक कर देता है, ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट यानी CuSO4। एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट यानी CuSO4। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई टेबल टेबल 2.1 gives information about the particles ABCDEF, और बोले give the letters of all the particles which are atoms। एटम्स कौन होंगे? जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है।
ठीक है। ए एटम है 5 5 है, बी एटम है 10 10 है। ये हाइन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है और ये 13 है। और ये भी 18 और 16 होगा, ये भी नहीं है। ये मेरे पास एटम है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है ना। तो ये मेरे पास हो गया ए बी और एफ। देन उसके बाद बोला है कि आयन विद द -2 चार्ज, यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दो वो ज्यादा है। ठीक है। तो ये हाइन होगा। तो देखो अब यहाँ पे ये ए बी और एफ तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन +3 है, तो यहाँ पे 13 है, तो चार्ज आ जाएगा +3 का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 16 है, तो ये -2 का चार्ज आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो -2 का चार्ज आएगा इस पे, डी पे। और ई पे इलेक्ट्रॉन 18 और प्रोटॉन 17 है, तो -1 का चार्ज आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, डी। देन उसके बाद बोले कि इनमें से कौन सा कैटाइन है। यहाँ पे हमने देख लिया था कैटाइन कौन सा है, ये वाला सी, क्योंकि इस पर +3 चार्ज आ रहा है। ठीक है। देन बोले स्टेट द एटॉमिक नंबर ऑफ ए। ए का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 5। सॉरी, यहाँ ये है 5। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद बोले डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन डी। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। डी डी में 18, सॉरी ये रहा, बी में 17 + 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे ना। डी में उसने बोला है ना, तो क्या होगा, ये रहा डी, 17 + 16 = न्यूक्लियॉन नंबर यानी 33। उसके बाद बोला है स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी। बोले डी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ क्या है? तो डी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, डी में 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, देन हीट 8। तो ये 18 हो गए ना, के में 2, एल में 8 और एम में 8। ठीक है। फिर उसके बाद बोले स्टेट द ग्रुप ऑफ एफ। एफ का मतलब किसी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे तो ये ग्रुप 5 का है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस शेल पे 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये ग्रुप कैसे करेंगे पता, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो इसकी, 2 और 8 10, देन आपकी 5। तो ये वैलेंस शेल में 5 आ रहे हैं ना, तो ग्रुप कौन सा होगा, 5। ठीक है। तो उसके बाद बोले स्टेट द पीरियड नंबर ऑफ बी। बी का पीरियड नंबर कौन सा है, ये आपको कैसे चलेगा पता, ये इस तरीके से चलेगा पता। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, तो शेल्स जितने शेल्स आएंगे उतना वही पीरियड नंबर होगा। ठीक है। तो 2 और 8 दो आ रहे हैं, तो 2 क्या है इसका पीरियड नंबर। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई द दिस क्वेश्चन इज अबाउट नाइट्रोजन एंड सम ऑफ इट्स कंपाउंड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इन द हेबल प्रोसेस नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर। स्टेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द क्लीन ड्राई ड्राई एयर, यानी क्लीन ड्राई एयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी, ये वो परसेंट है 78% होता है। ठीक है। फिर बोले स्टेट द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द हेबल प्रोसेस। क्रैकिंग से हम करते हैं ना, यानी नेचुरल गैस से आता है, क्रैकिंग से आता है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। क्रैकिंग हो गया, नेचुरल गैस से भी आता है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है। तो बहुत सारे इसके ये हो सकते हैं सोर्सेस। सही है? उसके बाद इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है NH3 के ना। तो क्रॉस 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 और एक लोन पे। तो ये मेरे पास डॉट एंड क्रॉस को डायग्राम बना है। उसके बाद बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द हेबर प्रोसेस एंड गिव द टिपिकल रिएक्शन कंडीशन, इंक्लूड द यूनिट व्हेन वेयर एप्रोप्रिएट। केमिकल इक्वेशन सबसे पहले क्या है, N2 का रिएक्शन होता है जैसे 3H2 से। ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, 2NH3 यहाँ पे मेरे पास आता है।
फिर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे होता है 450 डिग्री सी। ठीक है, प्रेशर होता है मेरे पास 200 atm एटमॉस्फेयर। और कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, Fe। सही। तो ये मेरे पास कंडीशन और प्रेशर ये कंडीशन होती है, और ऊपर इक्वेशन आ गई। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस कन्वर्जन यूजेस अ कैटलिस्ट एंड अकर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 580। ये मेरे पास इक्वेशन है। The forward reaction is exothermic. Suggest which of the following statement is most likely to be used as a catalyst. Draw a circle on your answer. इनमें ज्यादातर कैटलिस्ट के तौर पर कौन होता है? कैटलिस्ट के तौर पर मेरे पास प्लेटिनम यूज होता है। ठीक है, ज्यादातर प्लेटिनम यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। का रीजन ये है कि देखो, सल्फर हो ही नहीं सकता, मोनोन मेटल है। बाकी सोडियम, लेड और कैल्शियम, ये जो होते हैं ना, ये नॉर्मली मेरे पास अगर हम देखो तो कैल्शियम और सोडियम, ये ग्रुप वन और ग्रुप टू में होता है। तो ये भी नहीं हो सकते हमारे पास। असल में जो मेटल होता है ना, तो ये प्लेटिनम मेरे पास हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन है और उसके अलावा जो हेनर्ड है, वो कैटलिस्ट होते हैं। सही। तो यहाँ पे प्लेटिन, आपने भी ज्यादातर इन सब बातों को एक तरफ करके आपने यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट देखा है? प्लेटिनम ही आपने को देखा है ना। जब आप एल्कीन की रिएक्शन करते हैं, एल्कीन से एल्केन बनाते हैं ना, एडिशन रिएक्शन में, तो उसमें भी प्लेटिनम या निकल यूज होता है, निकल या प्लेटिनम। ठीक है। स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ना, वो आपकी मेमोरी का टेस्ट होते हैं कि आपको क्या याद है। ये नहीं कि कौन सी चीज आपने यूज करी है, कौन सी चीज यूज वो नहीं करी है, सिर्फ आपके नॉर्मली मेमोरी का टेस्ट होता है। और बोले स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन। अब ये तो NH3 है, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है -3 चार्ज होगा, सबको पता है। यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? देखो, ये चार्ज डिसाइड करता है ऑक्सीजन। कैसे? ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? +2। तो +2 और -2 0 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है कि योर आंसर यूज योर आंसर टू एक्सप्लेन वेदर द नाइट्रोजन इन अमोनिया अंडरगोस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? बहुत ही कॉमन सी बात है, आपने कुछ भी नहीं देखना। यहाँ पर H है, यहाँ पर O है, तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है ना। अभी अब ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को छोड़ दो ना, तो बात की बात है। यहाँ पे तो हमें सामने से वो नजर आ रहा है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NO है। तो ये हाइड्रोजन लूज करके ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। ऑक्सीडेशन और ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके बाद बोल रहे कि भाई कंप्लीट द टेबल 3.1 यूज द वर्ड इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ना है? सीधी सी बात है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं सारे रेट से, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ना है? देखो, इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ ना, तो वो जाएगा, इक्विलिब्रियम जाता है मोर मोल्स की तरफ। कहाँ जाता है? जहाँ मोल्स ज्यादा हूँ। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मोल्स कहाँ पर है ज्यादा? मोल्स ज्यादा है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे टोटल मोल्स है 9। 4 + 5 9, यहाँ पे 4 + 6 10। तो कहाँ जाएगा? प्रेशर कम करूंगा, मोर मोल्स की तरफ जाएगा। तो जो NO है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? NO की यील्ड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है। उसके बाद बोले कि अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा? देखो, यहाँ पे मुझे देखना है ये एक्सो या फिर एंडो। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हीट यहाँ पे आएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ ना, तो ये वाली साइड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में हीट आती है प्रोडक्ट साइड पे। तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो प्रोडक्ट साइड डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी इसी तरफ आ रहा है, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस तरफ मेरा डिक्रीज होता है, तो साइड डिक्रीज होती है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट उसी तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये एनो की तरफ मूव करेगा और एनो को इंक्रीज कर देगा।
उसके बाद है कि रिमूविंग द कैटलिस्ट, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट से कुछ इफेक्ट नहीं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि भाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर causes the rate of reaction to be decreases. Explain using the collision theory the rate of reaction is slower at the decreased temperature. देखो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो ना, सबसे पहले तो क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब मैं यही शॉर्टकट में बताऊँ, टेम्परेचर डिक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, ठीक है। जिससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन वो कम हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन क्या हो गया, गिर गया, जिससे क्या होगा, आपका रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। As the temperature increases, the average kinetic energy of a particle decreases, so the frequency of collision also decreases. At the result of it, the rate of reaction is also decreases. ठीक। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई इन द सेकंड स्टेट नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, बैलेंस द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर फोर लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी फिर आपका फोर आएगा, तो आपका नाइट्रोजन क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, फोर, तो यहाँ पे भी आप क्या यहाँ लगाओगे, टू। अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने थे, फोर इंटू थ्री यानी कि 12। तो यहाँ पे टू ऑक्सीजन है, यहाँ पे फोर है, बचे कितने, सिक्स। यहाँ पे थ्री लगा दोगे, थ्री टू जो सिक्स। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सॉल्ट दैट आर मेड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। Zinc reacts with the dilute sulfuric acid. Aqueous zinc sulfate is one of the products. Zinc powder is added to the dilute sulfuric acid. The mixture is stirred and the more zinc is added with string until the zinc is in excess. ठीक है। बोले कि द मिक्सचर इज देन फिल्टर, नेम द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट H2SO4 है, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सॉल्ट दैट आर मेड फ्रॉम sulfuric acid. Zinc react with sulfuric acid and aqueous zinc is aqueous zinc sulfate is one of the product. Powdered zinc is added to sulfuric acid. The mixture is stirred and the more zinc is added with stirred until the zinc is in excess. ठीक है, excess zinc है तो H2SO4 क्या होगा, limiting reactant है। उसके बाद बोल रहे हैं कि state the two observations that indicated the zinc is in excess। सबसे पहले तो आपका जो सॉलिड है वो अनडिजॉल्व होगा ना, देखो आप जिंक डालो, जिंक सॉलिड है, H2SO4 में डालो, जब तक H2SO4 सॉल्यूशन में होगा जिंक डिजॉल्व होता रहेगा। वंस H2SO4 खत्म हो गया तो जिंक डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड रिमेन अनडिजॉल्व। तो उसके बाद है उसमें क्या, उसके अलावा H2 के एफरवेसेंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेम द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का नाम क्या होगा, फिल्ट्रेट का नाम जाहिर सी बात है एक्वा जिंक सल्फेट होगा। एक्वा जिंक सल्फेट क्यों होगा, मैं यहाँ पे मेरी बात सुनो। जब आपने जिंक सॉलिड का रिएक्शन किया H2SO4 से, तो क्या क्या बना, जिंक सल्फेट और H2O बना। अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या है, जिंक एक्सिस में, ठीक है। उसके साथ ये बच गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये दो चीजें, H2 तो गैस है, ठीक है। जब आप फिल्टर करोगे तो जिंक ऊपर रेजिड्यू पर रह जाएगा, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो आपको चाहिए एज फिल्ट्रेट नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है नेम द टू कंपाउंड विच बोथ रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस एक्वस जिंक सल्फेट। यानी कि कोई दो कंपाउंड बना दो जो कि H2SO4 के साथ मिला के जिंक सल्फेट बना ले। तो अभी तो जिंक का क्या है, यहाँ पे आप जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर सकते हो, जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन कर सकते हो।
जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर सकते हो और जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन कर सकते हो। इन शॉर्ट क्या है, आपने जिंक सल्फेट बनाना है ना, तो जब आप H2SO4 से रिएक्शन करोगे इनमें से किसी का भी ना, फर्स्ट को जिंक जिंक कार्बोनेट का कर रहा हूँ, H2SO4 और जिंक कार्बोनेट। तो ये जो जिंक है ये इस एज को रिप्लेस कर लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा इसके साथ मिलके, ठीक है। और बाकी इसकी बाय प्रोडक्ट बन जाएगी CO2 + H2, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो जाएगा, वही जो जिंक है, जिंक हाइड्रोक्साइड का जो जिंक है वो H2SO4 के SO4 के साथ कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बना लेगा। जिंक ऑक्साइड में भी यही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जिंक क्रिस्टल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द aqueous zinc sulfate until a saturated solution is formed. When the saturated solution cools down, crystal of zinc sulfate start to form. Instead, what is meant by the term saturated solution? यानी कि उसके बाद उससे ज्यादा जो है ना उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। नो रूम फॉर एडिशन ऑफ फॉर एनी फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, एनी फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, सही। अच्छा, अब उसके बाद है स्टेट व्हाट इज meant बाय द, अच्छा, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि दैट सी बात है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी अक्सर इंक्रीज हो जाती है, तो आपका और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बात होगी, रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर। एक्सप्लेन व्हाई क्रिस्टल फॉर्म व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल्स डाउन। भाई क्रिस्टल जब आपकी देखो, जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल डाउन, देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो सॉलिबिलिटी वो बढ़ेगी, सॉलिबिलिटी बढ़ती है, भी मैंने बताया। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रिस्टल्स बनेंगे ना, तो सॉलिड बनेगा। और अगर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सॉलिड बन रहा है। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, निकल टू सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। When nickel to sulfate crystal NiSO4X H2 are heated, they give off water. इसको हीट करें तो वाटर मिल रहा है। A student carries out the experiment to determine the value of X in nickel sulfate dot X H2O. Step 1 है nickel sulfate crystals are weighed, इनका हमने वेट कर दिया। स्टेप 2 क्या है कि nickel to sulfate crystals are heated. स्टेप 3 क्या है, the remaining solid is allowed to cool and it is then weighed. The remaining solution is heated again and allowed to cool and this is then weighed. Step 4 is repeated until there is no change in mass. यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप पहले निकल सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसको, उसका वेट लिया, देन इसको हीट किया, हीट करने के बाद उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। देन दोबारा वेट किया, फिर दोबारा जो भी उसमें वाटर कंटेंट था उसको दोबारा हीट किया, दोबारा कूल करने के लिए छोड़ दिया। अब ये प्रोसीजर रिपीट करे जा रहे हो करे जा रहे हो जब तक आपका मास क्रिस्टल का कांस्टेंट नहीं हो जाता। क्योंकि मास को कांस्टेंट है, इसका मतलब है सारे का सारा वाटर जो है वो लिबरेट हो गया, ठीक है। अब वो बोले स्टेट द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रिस्टल दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड बोलते हैं ना, जैसे ये मेरे पास सॉल्ट है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जो निकल सल्फेट है इसके साथ जो इस तरीके से लिखा होता है ना, जैसे निकल सल्फेट है इसके साथ उसको लिखा है .7H2O लिखा है, दैट से। तो जो ये डॉट के साथ H2O लिखा होता है इसका मतलब होता है ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड या हाइड्रेशन मतलब कि वाटर कंटेंट उसके अंदर है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है। फिर बोले स्टेट बाय स्टेप 4 इज रिपीटेड अंटिल देयर इज नो चेंज इन द मास, ताकि सारे का सारा जो वाटर है वो रिमूव हो जाए। सो टू इंश्योर, स्टेप 4 है ना, द रिमेनिंग सॉलिड इज हीटेड अगेन एंड अलाउड टू कूल एंड देन इट इज बीइंग अगेन। तो ये तो क्यों है, ताकि दोबारा ताकि सारा इंश्योर, हमें एक श्योरिटी मिल जाए कि सारे का सारा वाटर रिमूव हो गया। टू इंश्योर दैट ऑल वाटर इज रिमूव।
अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है अब आपका ये वो आ गया, मोल्स आ गया, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इन एन एक्सपेरिमेंट 0.454 ऑफ निकल क्रिस्टल्स NiSO4 इज यूज्ड। इसका मास दे दिया, द मास ऑफ एन एनहाइड्रस निकल सल्फेट रिमेनिंग इज दिस। उसने इसका भी मास दे दिया पूरे का, और जो खाली निकले उसका भी मास दे दिया। बोले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स H2O। यूज द फॉलोइंग स्टेप्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NiSO4 रिमेनिंग। उसके मोल्स निकालो। NiSO4 रिमेनिंग के मोल्स किस तरीके से आएंगे, इसको जो निकल सल्फेट है उसके मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपके मास है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, N = M/M r। मास कितना है रिमेनिंग का, 0.03 से बोला है ना कि द मास ऑफ एन हाइड्रोजन सल्फेट रिमेनिंग इज दिस। यानी कि पूरे क्रिस्टल का जो मास था ना वो कितना है, 0.54 ग्राम। इसमें वाटर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें वाटर भी क्या इंक्लूडेड है, लेकिन जब मैंने वाटर एलिमिनेट कर दिया तो जो मेरे पास एनहाइड्रस बचा उसका मास कितना है, 0.310 ग्राम। यानी जो ड्राई मेरे पास है उसका मास कितना बचा है, 0.310 ग्राम, ठीक है। तो उसको इसका MR दिया हुआ है, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे जो आ रहे हैं 0.00, ठीक है। देन मास ऑफ H2O गिवन ऑफ, काफी आसान है, 0.54 माइनस 0.310, ठीक है। ऊपर एक्सप्लेन किया है ना कि ये किसका मास है, ये मास है निकल सल्फेट डॉट एक्स H2O का, और ये खाली निकल सल्फेट का मास है। तो NiSO4 डॉट एक्स H2O को सब्ट्रैक्ट करेंगे NiSO4 से, तो आपके पास खाली H2O का मास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 0.144 ग्राम। अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसे, यानी एक्स नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये किस तरीके से आएगी आपके पास, मास आपके पास है 0.144, इसके MR से को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 0.008, सही। अब आपने निकालने मोल 100 मोलर रेशो अप्लाई करोगे। मोलर रेशो कैसे, निकल और इसके मोल्स को आपस में कंबाइन कर दोगे। निकल सल्फेट के मोल्स कितने हैं, 0.002, और उसके साथ जो H2O उसके मोल्स कितने हैं, 0.008। तो निकल सल्फेट रेशो H2O, निकल सल्फेट के मोल्स है 0.002 और इसके हैं 0.008। तो 1 और 4, तो एक्स क्या हो गया, 4, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद है दिस क्वेश्चन इज अबाउट आयरन, describe the bonding in metallic elements such as iron. You may include a label diagram as a part of your answer. तो उसने कहा है तो ड्रॉ कर दो, ज़्यादा बेटर होता है डायग्राम बनाना। इस तरीके से तुम करके बनाओ, और इनके ठीक है, पॉजिटिव वो मेटल है और ये आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ, C ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, अच्छा लेबल डायग्राम बोला है ना, सॉरी, तो उसको लेबलिंग करना है। ये क्या है, C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई आप उसको लिखोगे कैसे, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल। बोले एक्सप्लेन व्हाई आयरन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज सॉलिड। आयरन है, मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। उसके बाद बोले आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट इन अ ब्लास्ट फर्नेस एज शोन इन द फिगर 5.1। गिव द टू रीजन व्हाई कोक इज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस। देखो दो दो चीजें हमारे पास रिएक्शन का होता है। सबसे पहले हम कोक का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, तो हमें CO2 मिलता है। इससे इसके साथ साथ हीट मिलती है। वो हीट जो है ना फर्दर रिएक्शन कराती है बहुत सारे। ठीक है। फिर यही जो वो कोक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस भी करता है। ठीक है। और यही जो वो कोक है, इससे CO2 बनता है जिससे हमारे पास, तो यही CO2 भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इससे जो कार्बन, जब अब यही जो CO2 बन रहे हैं ना, यही CO2, दो CO2 आपस में मिलके टू, यही क्या बनाते हैं, CO बनाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर इस तरीके से। और फिर ये जो CO हमारे पास होता है, ये आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके CO2 में वापस चेंज होता है, और ये Fe में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, हीट। हीट मिलती है हमें, हीट रिलीज। और इसी हीट रिलीज से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है। फिर क्या है, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। फिर सेकेंडली इसी से ही CO और CO2 बनता है। ठीक है। थर्डली बहुत सारे लिख सकते हो। एक्सप्लेन हाउ लाइम स्टोन रिमूव द इम्प्योरिटी इन द हेमेटाइट और। लाइम स्टोन कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है तो लाइम स्टोन। ठीक है। लाइम स्टोन इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और ये CO2 बनाता है। सही है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, देन ये फर्दर सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड बनाता है यूं करके। सही। तो ये इस तरीके से जो है इम्प्योरिटी निकालता है सिलिकॉन ऑक्साइड। आप चाहो तो एक्सप्लेन कर दो, या फिर आप इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से ज्यादा तो बेटर होता है। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इक्वेशन लिख दो। कैल्शियम कार्बोनेट आपका लाइमस्टोन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई, अच्छा देखो यहाँ पे, अगर आपने कुछ लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, लाइमस्टोन डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड फर्दर SiO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। सही। और यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद है कि भाई हेमेटाइट और कंटेन्स आयरन टू ऑक्साइड, राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ आयरन टू आयरन ऑक्साइड इन द ब्लास्ट फर्नेस। ऊपर लिखे बताई है, फिर से वही आ गई ना। ऊपर मैंने उससे पूछी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने जो, आपने जो पढ़ी है वो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पढ़ी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ही को लिखना है। ठीक है। अब आप बस को क्या करो, बैलेंस कर दो। यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 आएगा, तो ये आपके पास बैलेंस हो गया। सही। उसके बाद बोले सजेस्ट व्हाई द आयरन फ्यू द ब्लास्ट फर्नेस इज मोल्टन। टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा होता है ना। ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो आप यहाँ पे जो कार्बन ऑक्साइड बना रहे हो ना, इससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो सारे रिएक्शन इसी हीट से होते हैं जो ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो टेम्परेचर आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे अबव होता है। टेम्परेचर in the blast furnace is above melting point of iron। ठीक है। आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद है कि भाई मोस्ट आयरन आर कन्वर्टेड टू स्टील एंड स्टील इज एन alloy। Steel is more useful than the pure iron because it is harder and stronger। Explain why the structure of alloy causes them to be harder and stronger than the pure metals। You may include a diagram as a part of your answer। देखो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं।
अलॉय ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि एक तो उसमें डिफरेंट साइज के एटम्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं तो कर सकते, तो वो टूट नहीं सकते, ठीक है। जैसे फर्स्ट को मेरे पास यूं करके, ये फर्स्ट करो आयरन है। अब आयरन जितना भी स्ट्रांग हो, अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स करूंगा ना, तो ये वाली लेयर आगे चल जाएगी और ये वाली लेयर पीछे पर रह जाएगी, ये नीचे वाली, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, अब ये इस तरीके से, अगर तुम गौर करो तो अब ये, अगर मैं इसको फोर्स करता हूँ तो क्या लेयर आगे जाएगी? तो छोटे बड़े एटम्स एक साथ है ना, इनका कोई शेप ही नहीं है, तो मैं इनको स्लाइड कर ही नहीं सकता। सेम साइज के होते तो कुछ स्लाइड होता है ना, एक दूसरे के ऊपर मैं फोर्स करता हूँ तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। ये स्लाइड कर ही नहीं सकते, ये अगर टूटेंगे तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होंगे, खत्म हो जाएंगे, और पूरा शेप इनका टूट जाएगा। सेकेंडली, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। रीजन क्या है? एटम्स हैव डिफरेंट साइजेस, सो layers कैन नॉट slide over each other। चलो देखो, फिर उसके बाद है कि आयरन फॉर्म्स रस्ट। रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग आयरन विद जिंक। नेम द सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद आयरन टू फॉर्म रस्ट। ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और पानी चाहिए होता है ना, प्लस वाटर, रस्टिंग या कोरोजन के लिए। वो बोल रहे हैं कि भाई नेम द प्रोसेस इन विच द जिंक इज यूज्ड टू कोट आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। कैल्विनाइजेशन होती है ना, वो उसी तरह से होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरीके से, ठीक है। लेकिन जो स्पेशली आयरन के लिए होती है बाय डूइंग, इसको कैल्विनाइजेशन बोलते हैं। कैल्विनाइजिंग स्पेलिंग वो कोहरेंस लिख दी ना, जिंक नहीं आएगा, SING होता है, ठीक है। ठीक कर दो। उसके बाद बोले एक्सप्लेन हाउ द कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ इफ द जिंक इज नॉट स्क्रैच्ड। यानी किस तरीके से वो भी प्रिवेंट करता है कि एक्सप्लेन हाउ द कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट रस्टिंग। इस तरीके से करता है कि भाई वो ऑक्सीजन को, ये एक कहते हैं, क्योंकि जिंक जो है ना, वो आयरन से ज्यादा वो रिएक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट वो कर जाते हैं इंस्टेड ऑफ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और उसको एंटर होने से रोकता है, खुद वो रिएक्शन करके, सही। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? इट एक्ट्स एज अ बैरियर, ठीक है। अगर वो स्क्रैच नहीं हो रहा, उसके ऊपर बिल्कुल स्टिक है, तो किस तरीके से वो आयरन को कर रहा है? इट एक्ट एज अ बैरियर which prevents ऑक्सीजन एंड वाटर टू एंटर, ठीक है। वाटर को एंटर, ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने दे रहा आयरन तक। अब बोले कि when the zinc is scratched the iron become exposed। explain how the zinc continues to prevent rusting। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो पहले वाटर और वो जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो जिंक रिएक्ट्स ऑक्सीजन बिफोर आयरन, ठीक है, पहले रिएक्ट कर लेते हैं आयरन से पहले। अच्छा, तो उसके बाद क्वेश्चन है कि एस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Give two characteristics that are same for all the members of homologous series। इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल जैसे सारे एल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जनरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जैसे सारे एल्केन का जनरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप सेम है, सारे एल्कीन का सेम है, सारे कार्बोक्सिलिक का, सारे एस्टर्स का, सारे अल्कोहल का सेम होगा, ठीक है। फिर वो बोले
एस्टर एक्स एज अ स्ट्रक्चर शोन द फिगर 6.1, नेम द एस्टर एक्स। क्योंकि इससे पहले कितनी दफा बताया कि जो ये वाला पार्ट होता है ये एल्कोहल का पार्ट होता है और ये अल्काइल होता है। ठीक है, ये एल्कोहल से आता है और ये अल्काइल पार्ट होता है, और ये वाला वो कार्बन चेन होता है जो 3 से मैंने शुरू किया है। ये क्या है? कार्बन चेन है, और ये रेड वाला ब्रांच है यानी अल्काइल है। ठीक है, तो वो नेमिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो, अल्काइल कौन सा है? 2 कार्बन वाले इथाइल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इथाइल। देन उसके बाद क्या लिखेंगे हम? तीन कार्बन चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और एस्टर है, प्रोप है तो ओइड बोलते हैं, तो क्या हो गया? इथाइल प्रोपेनोएट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई एस्टर वाई हैज अ structural formula this, name the alcohol and the carboxylic acid used to make ester y। अच्छा, अब यहाँ पे y है, x नीचे ऊपर बनाइए नहीं, तो आप इसको पहले ड्रॉ कर लो ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे भी अगर ड्रॉ नहीं करना चाहो तो वैसे भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, उससे मुझे यूं करके ये लिखा हुआ है, HCOO CH2CH3। अभी मैंने बताया कि जो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है ना, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट ये एल्कोहल से आता है, तो जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये एल्कोहल से आएगा, और ये वाला पार्ट मेरा कार्बोक्सिलिक से आएगा। सही है, ये वाला पार्ट कहाँ से आता है? एल्कोहल से आता है, और जो ये वाला पार्ट है ये कार्बो ऑक्सैलिक से आता है। सही, तो अब कार्बो ऑक्सैलिक कौन सा यहाँ पे? अच्छा, ये और तो बनता किस तरीके से? जो है ना, HCOOH होगा, और यहाँ पे HO, और 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा CH2CH2CH3। तो ये मेरे पास हो गया OH, और ये हो गया H। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों जो है मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके H2O बनाते हैं, और जो ये वो कार्बन की वैलेंसी है ये O के साथ ज्वाइन हो जाती है, तो ये बन जाता है HC डबल बॉन्ड O, और CH2CH3। वही वाला कंपाउंड बन गया जो मुझे ऊपर दिया हुआ है ना। ठीक है, वही वाला कंपाउंड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे ये यूज कौन सा हो रहा है? ये कार्बोक्सिलिक कौन सा है? ये क्योंकि एक कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक कौन सा है? ये एक कार्बन है ना, यहाँ पे इसको मैं देखूं, एक कार्बन है ये, तो ये मिथानोइक एसिड है। मीथ यानी एक कार्बन, और है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे 3 अल्कोहल वो कार्बन है, तो क्या होगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोप यानी 3, सारे सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और ऑल यानी अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रोपेनॉल है, और ये मिथानोइक एसिड है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ एस्टर बना रहे हैं। ठीक है, बोले स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्टर वाई। ये तो आपको काउंट ही कर लोगे। ठीक है, टोटल 4 इसके पास यहाँ कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, 1 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4। एज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस्टर है तो O 2 होंगे। ठीक है, अब बोले एस्टर जेड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, स्टेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो काफी आसान है। C4H10O2 है ना, H8, तो 2 1 2, 2 4 2 तो C2H4O। ये मेरे पास का क्या बन गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। देन इसके बाद इसका लास्ट वो पार्ट है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई पॉलीमर्स कंटेनिंग एस्टर लिंकेज आर नोन एज अ पॉलीएस्टर। Polyamides are another type of a polymer. Nylon is polyamide. The structure of nylon is shown. State the term used to describe the type of polymerization used to produce polyester and polyamide. Condensation polymerization होती है। ठीक है, इसमें भी एस्टर अमाइड होता है, वो क्या होती है? कंडेंसेशन होती है। ठीक है, देन उसके बाद बोल रहा है कि भाई कंप्लीट द फिगर 6.3 टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोमर यूज्ड टू प्रोड्यूस नायलॉन, शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। ठीक है, मैंने 50 दफा बताया है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं? जो हमाइड है उसको ब्रेक कर दो, हमाइड या एस्टर है उसको बीच से वो ब्रेक कर दो,
ये मैंने क्या कर दिया, वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब एक मेरा मोनोमर ये हो गया, और दूसरा मेरा मोनोमर ये हो गया। एक मेरा मोनोमर ये रहा, और दूसरा मेरा मोनोमर ये रहा, ठीक है। अब अमाइड में होता क्या है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है OH, और अमाइन है, ठीक है, यूं करके। कार्बो ऑक्सैलिक से उसी तरीके से OH जाता है, और जिस तरह एल्कोहल से H जाता था, यहाँ हमाइन से H जाता है। तो बनता क्या है, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। जो ये वैलेंसी है कार्बन की, और नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाती है। अब अगर मुझे वापस इससे मोनोमर बनाना है हमाइड से, वापस कार्बो ऑक्सैलिक और हमाइन बनाना है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये वापस क्या करेगा, अमाइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से यूं करके ये अमाइड वापस टूटेगा। कार्बो ऑक्सैलिक से OH गया था तो वापस OH यहाँ पे हेड हो जाएगा, और अमाइन से H गया था तो वापस H हेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ से OH गया था, और यहाँ से क्या आ जाएगा NH, और ये NH, ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि भाई, नेचुरली अकरिंग पॉलीअमाइड्स आर फॉर्म्ड इन द फूड, गिव द नेम, गिव द नेम स्टेट द नेम गिवन टू द नेचुरली अकरिंग पॉलीअमाइड्स। प्रोटीन होता है ना पॉलीअमाइड्स, यानी कि जो यहाँ पर जो अमाइड है ये सिंथेटिक है, नेचुरल होगा तो क्या बन जाता है, प्रोटीन। पॉली ये जो चेन होती है इसकी, ठीक है, क्या बन जाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन बनता किससे, नेम द टाइप ऑफ मोनोमर विच फॉर्म्स नेचुरली अकरिंग पॉलीअमाइड्स, यानी प्रोटीन बनता किससे, अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा पेपर था ये, ठीक है। अभी चादरा नेक्स्ट टाइम दूसरा पेपर अटेंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।